हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही है भाई आप सब लोगों की तैयारी? जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे आप सब लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। एंड आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बट डोंट वरी, काफी सारे बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन अगर आपने आज रिवीजन कर लिया, लास्ट तक आपने रिवीजन कर लिया, देन इट विल नॉट बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेगा, एक इजी नंबर बन जाएगा, एक इजी चैप्टर बन जाएगा आप लोगों के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं रहने वाला। तो आपको लास्ट तक तैयार रहना है, लास्ट तक पूरे जुड़े रहना है मेरे साथ में, ठीक है बच्चों? सो रेडी है सारे बच्चे? सारे बच्चे रेडी है कि नहीं है भाई? फटाफट से बताओ एक बार कमेंट करके। एंड आप लोगों ने ई सरल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अगर ई सरल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ई सरल सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर आपको मिलेगा बेहतरीन कॉम्बिनेशन यार, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए यहां पर आपको बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेगा। एक्सपीरियंस, टैलेंटेड फैकल्टीज, कोटा के बेस्ट फैकल्टीज, वो सारी चीज आपको यहां पर मिल जाएगी। एनके गुप्ता सर मैथमेटिक्स के एचओडी, 30 ईयर का सर का एक्सपीरियंस है। सारांश गुप्ता सर ऑल इंडिया रैंक 41 है, फिजिक्स के एचओडी है। प्रतीक गुप्ता सर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, मतलब पूरी टीम जो है आईआईटीएंस की टीम है, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है सर, एंड केमिस्ट्री के एचओडी है। अर्पित माहेश्वरी सर ऑल इंडिया रैंक 2 एंड ई सरल एडवाइजर। इतनी बेहतरीन टीम से आपको सीखने का मौका मिलेगा, तो सवाल ही नहीं उठता कि आप इसको सब्सक्राइब ना करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती है, फटाफट से ई सरल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हम लोगों ने काफी सारी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर की कवर कर ली है, एंड आई होप कि ये सारी चीजें आपको पसंद आई होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता है, उसको इजी बनाने में इन सब चीजों ने आपकी काफी हेल्प करी होगी, ठीक है? अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गई है, कुछ कंफ्यूजन रह गया है, तो आप वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको मैं देखूंगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू, ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। तो आप वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जो भी आपकी क्वेरीज रह जाती है, ठीक है गाइज? मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम लोग कवर करेंगे। काफी सारी चीजें हम लोगों ने क्या क्या देख ली है, जरा एक बार देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म हम लोगों ने देख लिए, पहले लेक्चर में आर्गुमेंट देखा था, मॉडुलस देखा था, एम्पलीट्यूड देखा था, कॉन्जुगेट देखा था, फिर सेकंड लेक्चर में इसकी अलग अलग फॉर्म्स देखी थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखी थी, फिर उसके बाद में डी मोइवर्स थ्योरम हम लोगों ने देखी थी, nth रूट ऑफ यूनिटी देखा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा। ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको रिप्रेजेंट करना तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीख ही लिया था कि z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है? x प्लस आयोटा वाई यानी एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर से ही किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम ज्योमेट्रिकल डायग्राम की भी हम यहां पर बात कर सकते हैं, ठीक है? कैसे बात करेंगे वो आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग सारी चीजें, ठीक है? तो ये जैसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर हो, हम उसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट से ही बनाते हैं। एक इनफाइनाइट पॉइंट्स का वो कॉम्बिनेशन होता है, फॉलोइंग कुछ स्पेसिफिक रूल्स। लाइक अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वो सारे इन पॉइंट्स होते हैं ना, वो कोई भी 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो जो डायरेक्शन मिलता है वो सेम डायरेक्शन होता है। तो यहां पे कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर की हम बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से उसकी डिस्कशन कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई? सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की, ठीक है? डिस्टेंस फॉर्मूला इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, z1 माइनस z2 का मोड, z1 माइनस z2 का मोड, और ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल वही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है जो हम लोग कहां पर पढ़ते हैं, जो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, वो का वही फॉर्मूला, ठीक है भाई? तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। सेक्शन फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे हम लोग वहां पर अप्लाई करते थे। तो m1 z2
M2Z1 अपॉन M1 प्लस M2, ये इंटरनल डिवीजन के लिए हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपका हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये आप लोगों ने पहले देखा ही होगा, ठीक है ना भाई। मान लो ये ट्राइंगल, इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। z1 के रेस्पेक्ट में मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। तो कौन सा नंबर, कौन सा पॉइंट उसको रिप्रेजेंट करेगा, x1 y1, ये x2 y2 रिप्रेजेंट करेगा, x3 y3 इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, 1/2, और इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। बात करते हैं कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। एरिया अगर 0 है, एरिया मान लो कि ये वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब तीनों पॉइंट जो ट्राइंगल का एरिया होगा, ट्राइंगल का एरिया 0 हो गया भाई। 3 पॉइंट से फॉर्म होने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होने का मतलब वहां पर कोई ट्राइंगल एक्चुअल में फॉर्म ही नहीं हो रहा, वो तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। तो इसको इस तरीके से एनालाइज भी हम लोग कर सकते हैं। सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर के वैसे ही फॉर्मूले हैं जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये हो जाएगा AZ1 BZ2 CZ3 अपॉन A प्लस B प्लस C। बिल्कुल वैसे के वैसे ही फॉर्मूले हैं। तो उसी तरीके से हम लोग ऑर्थो सेंटर देख सकते हैं। ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z1 tan A, Z2 tan B, Z3 tan C अपॉन सिग्मा tan A, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। इसी तरीके सर्कम सेंटर हम लोग बता सकते हैं, सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, Z1 sin 2A, Z2 sin 2B, Z3 tan 2C अपॉन सिग्मा sin 2A। इस तरीके से हम लोग सर्कम सेंटर भी डिफाइन कर सकते हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो जिससे तीनों वर्टिसेस क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। या इसको अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की टर्म में देखें, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड तीनों कोलिनियर होते हैं। एंड इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, सेंट्रोइड डिवाइड करता है इसको 2:1 के रेशियो में। सेंट्रोइड इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। Z1, Z2, Z3 इन ऑर्डर आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हमारे को ये प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम के अगर वर्टिसेस ही मान लो, पैरेललोग्राम हम लोगों ने बना दिया Z1, Z2, Z3 एंड Z4। अब डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते, डायगोनल्स बाइसेक्ट अगर करते हैं तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वही इसका मिड पॉइंट होगा। तो Z2 प्लस Z4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रोटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। रोटेशन, अगर हम किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को रोटेट करते हैं, मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, मान लो ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, e पावर आयोटा थीटा लिखेंगे क्या, ठीक है। e पावर आयोटा थीटा हम लोग लिखेंगे। अब इसको अगर हमने रोटेट कर दिया अल्फा से, तो हमारे को नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है Z2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा, e पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। तो ये आ जाएगा r e पावर आयोटा थीटा e पावर आयोटा अल्फा, इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो गया Z1, तो ये Z1 हो जाएगा, यानी Z2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Z1 e पावर आयोटा अल्फा, ठीक है। तो Z2 इक्वल्स टू Z1 e पावर आयोटा अल्फा हम लोग लिख सकते हैं। मान लो कि OQ की एंड OP अलग लेंथ के हैं, इन दोनों की लेंथ जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड ही अलग अलग है, मान लो ये R1 है R2 है, तो इनको पहले यूनिट वेक्टर बनाओ, फिर रोटेशन इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z2 अपॉन मॉड Z, Z2 अपॉन मॉड Z इक्वल्स टू Z1 अपॉन मॉड Z e पावर आयोटा अल्फा। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर अलग अलग लेंथ के हैं। तो अगर सेम लेंथ के तो आप डायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो।
मान लो कि आर पी एंड आर क्यू दो ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहे लेकिन अलग जगह से निकल रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं। ये एक Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हो गया आरपी। यहां पर ये दूसरा लाइन सेगमेंट हमने ले लिया आर क्यू, दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। तो यहां पर पहले ये वेक्टर लिख दो, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, इसको अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा Z2 माइनस Z1, और यूनिट अगर बनाना तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, और ये मान लो कि e पावर आयोटा थीटा। अब दोनों के बीच का एंगल कितना अल्फा है, तो e पावर आयोटा अल्फा यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ये नया वेक्टर है Z3 माइनस Z1 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट वेक्टर बना के इनको फिर हम लोग रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं। यानी सिंपल सा फंडा है कि किसी भी वेक्टर को अगर आप अल्फा से रोटेट कर रहे हैं तो यहां पर ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, Z3 माइनस Z1, इसको Z0 मैंने बोल दिया, इसको Z2 बोल देता हूं, इसको Z1 बोल देता हूं, तो Z2 माइनस Z0, मान लो यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है ना, तो Z1 माइनस Z0 e पावर आयोटा अल्फा आप लिख सकते हो। लेकिन मान लो कि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, दोनों को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो यूनिट वेक्टर बनाने के बाद में तो रोटेशन कर ही सकते हो ना। यानी सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी वेक्टर को अल्फा से हम रोटेट करते हैं, किसी वेक्टर को अगर अल्फा से रोटेट करते हैं तो नया वेक्टर हमारे को मिलेगा, कब मिलेगा, पुराने वाले वेक्टर को e पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो, और अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो यूनिट वेक्टर बना के फिर उसमें रोटेशन आप अप्लाई कर दो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अल्फा एंगल से अगर रोटेट कर रहे हैं तो e पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करना है नए वेक्टर के लिए। अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा एक तरीके से इसका आर्गुमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं, Z3 माइनस Z, ये जो वेक्टर बनेगा ना भाई, यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मान लो आप, तो यहां पर आ जाएगा Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। ये बाकी का पार्ट तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही रहेगा, तो यहां पर एक तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, अल्फा आर्गुमेंट हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि यहां पर ये इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, तो ये दो लाइन के बीच का एंगल हमारे को निकालना है। एक लाइन है Z1 Z2, लाइन है Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाली, दूसरी लाइन है Z3 Z4 को ज्वाइन करने वाली। इसमें हम रोटेशन अप्लाई करें अल्फा एंगल से, तो यहां पर इसको पहले यूनिट वेक्टर बना दो और इसको यूनिट वेक्टर बना दो, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, Z4 माइनस Z3 अपॉन मॉड Z4 माइनस Z3। ये न्यू लाइन है, न्यू लाइन कब मिलेगी, जब पुरानी वाली को रोटेट करोगे, कितना एंगल से, अल्फा एंगल से, तो यहां पर आ जाएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का बार e पावर आयोटा अल्फा। यानी अल्फा से अगर एंगल से रोटेट कर रहे हो तो e पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर आप बना के। मान लो कि एक वेक्टर है 1 प्लस आयोटा, इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थ्रू द एंगल π/2, ठीक है। तो इसको यूनिट वेक्टर बना के किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, e पावर आयोटा π/2 से, जैसे यहां पर करा। मान लो OA वेक्टर है, इसको हमने OA वेक्टर बोल दिया, ये नया वेक्टर है, तो नया वेक्टर कितना हो जाएगा, सेम वेक्टर को रोटेट करें तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, तो यहां पर Z इक्वल हो जाएगा e पावर आयोटा π/2। ये कितना हो जाएगा, e पावर आयोटा π/2, यानी आयोटा हो जाएगा, यानी आयोटा को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस आयोटा से, यानी -1 प्लस आयोटा हो जाएगा। इस तरीके से रोटेट कर दिया इसको। नेक्स्ट है, अगर कोई वेक्टर है Z, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आयोटा से। अगर किसी वेक्टर Z को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना एंगल से रोटेट हो जाएगा, π/2 एंगल से रोटेट हो जाएगा। भाई आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब है e पावर आयोटा π/2 से आपने मल्टीप्लाई करा, यानी रोटेशन वहां पर अप्लाई हो रहा है π/2 एंगल का। अगर आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी वहां पर माइनस π/2 का रोटेशन अप्लाई हो रहा है, तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 एंगल से उसको रोटेट कर। मान लो आर्गन प्लेन में एक वेक्टर है 4 - 3 आयोटा, इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज एंगल से, क्लॉकवाइज एंगल से 180 डिग्री। क्लॉकवाइज में मतलब एंगल को नेगेटिव लेना, ध्यान रखना। अब इसको स्ट्रेच भी कर रहे हैं हम लोग 3 गुना इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय न्यू वेक्टर। तो नए वेक्टर से पहले इसको यूनिट वेक्टर बना दो आप, तो ये हो जाएगा 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5।
ठीक है, ये यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। तो अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ई पावर आयोटा माइनस पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे को ऐसा मिल जाएगा। और वो उसका यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, जेड डैश अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जेड डैश इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स 4 माइनस 3 आयोटा, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा था, ई पावर आयोटा माइनस पाई से मल्टीप्लाई करा था। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारे को नया वेक्टर मिला था अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और दोनों के मैग्नीट्यूड में कितना रिलेशन है, दोनों के मैग्नीट्यूड में 3 टाइम्स का रिलेशन। तो ये रिलेशन हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए यहां पर 3 मोड जेड हम लोगों ने लिख दिया एक तरीके से। दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है, अगर इसका जेड है तो इसका कितना हो जाएगा, 3 मोड जेड हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है भाई, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। मान लो कि एक वेरिएबल है कॉम्प्लेक्स, यहां पर हमने डिफाइन कर दिया कि एक्स कोमा वाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिफाइन कर रहे हैं, एक्स कोमा वाई से। तो जेड, z1, z2 आर कॉलिनियर, देन लॉकस ऑफ जेड क्या हो जाएगा भाई, एक पॉइंट हमने ले लिया z1, एक पॉइंट हमने ले लिया z2। अब ये तीसरा पॉइंट, इसकी इक्वेशन अगर हमारे को लिखनी है तो ये तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कॉलिनियरिटी की हम लोग बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, कॉलिनियरिटी की हम लोगों ने बात करी है अभी, जस्ट रोटेशन में हम लोगों ने बात करी है उसकी। ठीक है, तो यहां पर इसको इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यहां पर पी ए और पी बी जो है ऑलवेज कॉलिनियर होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों का आर्गुमेंट और इन दोनों का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस z2 इक्वल टू 0। अच्छा, एक हम लोगों ने देखा था रिलेशन कि आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है, ये होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो इसका उल्टा भी तो हमने यहां पर अप्लाई कर दिया ना भाई। तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 या पाई के इक्वल भी हो सकता है, कॉलिनियर है तो अब आर्गुमेंट 0 या पाई कब होता है, आर्गुमेंट 0 या पाई होने का मतलब क्या हो गया भाई, आर्गुमेंट 0 या पाई यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यानी ये क्या बनना चाहिए, प्योरली रियल नंबर होना चाहिए। यानी ये जो नंबर है z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, ये प्योरली रियल होना चाहिए। एंड प्योरली रियल कब बनता है, जब z बराबर z बार हो, z बराबर क्या हो, z बार, यानी ये नंबर इसके बार के इक्वल होना चाहिए, इसके कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो इस टाइप की इक्वेशन दिखेगी, जिसको डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को ये रिजल्ट मिलेगा, जिसको हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया। अब जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका स्लोप कितना होता है, माइनस ए अपॉन बी है। तो अब यहां पर z की वैल्यू को मान लो x प्लस आयोटा वाई बोला, लास्ट केस में हम लोगों ने इस तरीके से इक्वेशन लिखी थी। अब z की वैल्यू को मान लो x प्लस आयोटा वाई, मैंने बोल दिया z बार मान लो कि x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, वो तो मान लो क्या हो ही जाएगा ना भाई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग y की वैल्यू निकाल के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे x और y की वैल्यू निकाल के, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट हो गया, अब इसके बाद में 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, z a माइनस आयोटा b प्लस z बार a प्लस आयोटा b प्लस 2c इक्वल टू 0। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा बार z प्लस जेड बार अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, कई बार इस तरीके से लिखा होता है z2 प्लस आयोटा, ठीक है, प्लस जेड बार 2 माइनस आयोटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये किसकी इक्वेशन आपको पहचान जाना, देखते ही कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस की अगर हम बात करें, मान लो कि एक लाइन है वो z1 और z2 से पास हो रही है। ठीक है, दूसरी लाइन कहां से पास हो रही है, z3 z4 से पास हो रही है। तो रोटेशन देखा था कि नहीं देखा था हम लोगों ने, रोटेशन की हेल्प से भी हम लोग दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थीटा जो होगा ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4।
अब ये आर्गुमेंट जो हम लोगों ने लिखा है, जो हम लोगों ने वहां पर भी देखा था रोटेशन में भी, ठीक है, रोटेशन में भी देखा था, अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, आर्गुमेंट अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे मैंने लिखा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसका आर्गुमेंट यानी थीटा अगर के पाई हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये नंबर जो होगा प्योरली रियल नंबर होगा। प्योरली रियल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, z बराबर z बार हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। हालांकि लाइन अगर पैरेलल होगी तो ऐसा होगा, लाइन अगर परपेंडिकुलर हुई तो क्या होगा, लाइन अगर परपेंडिकुलर, एक लाइन ए से है दूसरी लाइन ए से है, ठीक है, एक लाइन ए से दूसरी लाइन ए से, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होने का मतलब यानी आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 z3 माइनस z4, ये क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो गया, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो इसको ऐसे लिखा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये 0 हो जाएगा। यानी ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी का मतलब हो जाएगा z इक्वल टू या z बार इक्वल टू माइनस z हम बोलेंगे, z बार इक्वल टू क्या बोलेंगे, माइनस z हम लोग बोलेंगे। ये इस तरीके से इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम लोग वेक्टर में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना भाई। तो यहां पे कोई इक्वेशन है लाइन की z1 और z2, इसके ऊपर 2 पॉइंट है, ठीक है। यहां पर ये z पॉइंट मान लो हम लोगों ने लिख दिया, तो ये देखते थे कि नहीं देखते, OP इक्वल्स टू OA प्लस लैम्डा टाइम्स AP, तो इसको हम लोग वेक्टर की हेल्प से ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर की हेल्प से, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्कल की। सर्कल काफी ज्यादा पूछा भी जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो सर्कल की अगर मैं बात करूं, मान लो कि ये सेंटर है a प्लस आयोटा b, सर्कल पे कहीं पे भी मैंने पॉइंट ले लिया, x प्लस आयोटा y पॉइंट ले लिया, तो सर्कल क्या होता है, सर्कल एक पॉइंट का लोकस होता है। सर्कल क्या होता है, एक पॉइंट का लोकस होता है, इस तरीके से, ठीक है। सच दैट उस पॉइंट की जो डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम होती है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है ना भाई। तो इस तरीके से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो z माइनस z नोट का जो मॉडुलस होगा, ये मैग्नीट्यूड होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, तो हमारे को वही इक्वेशन मिल जाएगी, x माइनस a का स्क्वायर y माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर हमारे को मिल जाएगा। फाइंड द लॉकस ऑफ z। लॉकस ऑफ z पूछा है, तो सीधी बात है, x को क्या लिख दो, z को क्या लिख दो, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y लिख देंगे। यहां पर सिंप्लीफाई करके मॉड निकाल देंगे, यू विल गेट योर आंसर। यहां पर ये भी, इसको इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, z माइनस 1 माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका सेंटर ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा एंड 3 उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। फाइंड लॉकस ऑफ z। z का लॉकस निकालिए, 2z माइनस 3। तो यहां से आप पहले 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा z माइनस 3/2 इक्वल्स टू 1। ये अपने आप में क्या हो गया, सर्कल की इक्वेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 बोला है, मॉडुलस ऑफ w माइनस 3 इक्वल्स टू 1 बोला है। अब आपको बोल रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ये दोनों तो सर्कल की इक्वेशन है। अब यहां से इसमें कैसे हम पहुंचे, 2z हमारे को कैसे मिलेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मान लो मैंने z1 बोल दिया, तो ये z1 माइनस 0 यानी एक सर्कल हो जाएगा जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस कितनी उसकी 2 है, ठीक है क्या। तो ये इस तरीके से इसका हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन रेडियस 2। क्लियर है। अब मैं सेकंड वाले इक्वेशन पे आता हूं। यहां पर लिखा हुआ w माइनस 3, यहां पर हमारे को 3w चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हमारे को मिलेगा। तो ये इसको मैंने मान लो कि z2 बोल दिया, तो z2 माइनस 9 का मॉड बराबर 3 है। तो ये भी सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 9,0 है और रेडियस कितनी है, 3 है, ठीक है, 2 सर्कल। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट है 2z ये इस सर्कल का कोई पॉइंट है एंड 3w ये इस सर्कल का कोई पॉइंट है। आपको बोला है कि इस सर्कल के किसी पॉइंट से इस सर्कल के किसी पॉइंट की, इस सर्कल पे एक वेरिएबल पॉइंट है से इस सर्कल के किसी वेरिएबल पॉइंट की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ। तो मिनिमम तो ये डिस्टेंस हो जाएगी क्या भाई,
मिनिमम तो डिस्टेंस हो जाएगी, तो C1 C2 आप निकाल दीजिए यहां से लेकर यहां तक, उसमें से R1 माइनस कर दीजिए, उसमें से R2 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी 4, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, ठीक है। डायमेट्रिक फॉर्म हम लोग देख सकते हैं, मान लो ये सर्कल है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट क्या है Z1 और Z2। यहां पर अगर मैं कहीं पर भी एक पॉइंट लेता हूं Z, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता क्या मैं? तो Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का स्क्वायर, मोड का स्क्वायर बोल रहा हूं, इक्वल टू Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर। तो यहां पे हम लोगों की सर्कल की इक्वेशन इस तरीके से मिल जाएगी। सेंटर और रेडियस हम लोग इजीली निकाल ही सकते हैं। एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी दो फिक्स्ड पॉइंट Z1 एंड Z2 से जो डिस्टेंस का रेशियो है, Z की Z1 से डिस्टेंस, Z की Z2 से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो अगर K आ रहा है, K की वैल्यू अगर 1 है तो इसका जो लोकस आएगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, एंड ये क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा Z1 का Z2 का। ज्योमेट्रिकली देख भी सकते हैं हम लोग, मान लो ये Z1 है ये Z2 है, तो अगर ये रेशियो फिक्स्ड है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा अगर K की वैल्यू 1 है। तो K इक्वल्स टू अगर 1 है तो ये ऐसा बनेगा भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चाहे लेकर देख लो, Z को अगर यहां पर लोगे तो यहां पर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, यहां पर भी लोगे तो ये लेंथ बराबर आएगी, यहां पर भी लोगे तो ये लेंथ बराबर आएगी, ठीक है। तो K की वैल्यू अगर 1 होगी तो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइनिंग Z1 एंड Z2 होगा, एंड K की वैल्यू अगर 1 के इक्वल नहीं है तो लोकस जो आएगा वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। अरे भाई साहब घुसी क्या भेजे में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ फटाफट से कमेंट करके, समझ में आया कि नहीं आया भाई? सारे बच्चे बताएंगे एक बार कमेंट करके कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। एंड समझ में अगर आ रहा तो लाइक बटन ठोक देना, नहीं आ रहा तो कमेंट करना कि क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, नालायकों। फाइंड द लोकस ऑफ Z वेयर रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर ग्रेटर देन 0। रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर, तो यहां पर Z को आप क्या ले लो, जब भी लोकस पूछा जाए तो x प्लस आयोटा वाई मान लेना। Z स्क्वायर कितना हो जाएगा, Z स्क्वायर अगर निकालोगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x वाई आयोटा हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो x माइनस वाई x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये x बराबर y लाइन हो जाएगी, x बराबर माइनस x लाइन हो जाएगी, तो ये पार्ट हमारे को मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां से ये दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से कॉमन एरिया आ जाएगा। लोकस बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम है, रियल पार्ट ऑफ 1/z लेस देन 1/2। रियल पार्ट ऑफ 1/z निकालो, 1/z निकालेंगे तो 1/x प्लस आयोटा वाई रेशनलाइज करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर आएगा x माइनस आयोटा वाई। तो रियल पार्ट कितना आ जाएगा, इतना रियल पार्ट हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया। ये लेस देन क्या है 1/2 है, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे को क्या मिलेगा, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर 1,0 एंड रेडियस कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये सर्कल है, इसके बाहर का पार्ट। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 यानी Z को Z1 से अगर ज्वाइन करता हूं तो जो लाइन मिलेगा उसका एंगल कितना है, उसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसका लोकस बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है भाई? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये ट्रायंगल अगर हमने बना दिया, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, तो Z1 Z2 Z3 अगर 3 वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां पर ये साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, Z1 माइनस Z3 का मोड, ये लेंथ क्या हो जाएगी Z2 माइनस Z3 का मोड, ये लेंथ क्या हो जाएगी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो ट्राइंगल की दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होता है, ट्राइंगल की दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में हम क्या बोलते हैं कि दो साइड का सम होता है ना सर, ट्राइंगल में ट्राइंगल की दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होता है, ट्राइंगल की दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होता है। उन्हीं सब चीजों की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो मान लो एक ट्राइंगल हम लोग बना रहे हैं Z1 Z2, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट अगर मैं ले लेता हूं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड Z1 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड Z1 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मॉड Z2 हो जाएगा, तो ये भी मॉड Z2 होगा क्या?
तो अब ये ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, तो इसकी दो साइड का सम Z1 mod Z1 प्लस mod Z2, ये तीसरी साइड यानी mod Z1 प्लस Z2 से ज्यादा होगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से mod Z1 माइनस Z2 देखूं तो ये साइड हमारे को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, mod Z1 प्लस mod Z2 mod Z1 माइनस Z2 से भी ज्यादा होगा। ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम लोग ने अप्लाई कर दी है। एंड डिफरेंस से क्या होता है, थर्ड साइड ज्यादा होती है। दो साइड के डिफरेंस, ये दो साइड का डिफरेंस लिखा हुआ है, दो साइड के डिफरेंस से तीसरी साइड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, दो साइड के डिफरेंस है। तो इसको हम लोग इस तरीके से फाइनली क्लेम कर सकते हैं कि mod Z1 प्लस Z2, mod Z1 प्लस Z2 mod क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू mod Z1 प्लस mod Z2, ग्रेटर देन होगा mod Z1 माइनस mod Z2 का mod, विच इज दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। आइए इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं mod Z1 बराबर 1 है, mod Z2 बराबर 2 है, mod Z3 बराबर 3 है। आपको पूछा कि इसकी रेंज क्या होगी, mod Z1 प्लस Z2 की रेंज। तो इसमें हम लोगों ने ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर दी कि mod Z1 प्लस Z2 लेस देन mod Z1 प्लस mod Z2 एंड ग्रेटर देन होगा दोनों के डिफरेंस से। तो दोनों का डिफरेंस Z1 और Z2, इन दोनों का डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से तो कम होगा एंड 1 से ये क्या होगा, ज्यादा होगा। इस एग्जाम्पल में हमारे को बोला कि रेंज बताओ Z1 माइनस 2 Z3 की, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर दी। हम लोगों ने देखा था Z1 माइनस Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू होता है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ग्रेटर देन होता है दोनों का डिफरेंस। तो वही चीज बस Z2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2 Z3 पुट कर दिया, तो यहां पर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये Z1 इसकी वैल्यू तो हमारे को 1 गिवन है, यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी इसकी वैल्यू 7 से कम होगी एंड 5 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर मॉड Z बराबर 10 है तो इसकी रेंज बताओ आप, Z प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको बिना ट्राइंगल इनइक्वालिटी के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बिना ट्राइंगल इनइक्वालिटी के कैसे करेंगे सर, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर एट ओरिजिन और रेडियस 10 है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -3, -4, तो यहां पर एक पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट हो जाएगा, तो हमारे को इसकी रेंज पूछा तो मिनिमम वैल्यू यहां से ये देखिए, ठीक है। ये सेंटर है, ये लेंथ 10 है, ये लेंथ 5 आ जाएगी, तो मिनिमम डिस्टेंस 5 होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 + 10 यानी 15 हो जाएगी। और इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी से भी हम सोल्व कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2। इसको बोलिए ये Z1 है और ये Z2 है, ठीक है। Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू होता है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो इसका मॉड जो होगा वो 10 है, इसका मॉड 5 हो जाएगा, यानी 15 से कम होगा। एंड इन दोनों का डिफरेंस यानी 10 और 5 का जो डिफरेंस होगा उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। तो इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक ये सर्कल वाली मेथड हो गई और एक ये मेथड मैंने एक और बता दी। तो ये तो अपने पास में पहले से ही थी, ये सेकंड मेथड मैंने आप लोगों को बता दी इजी वे में ज्योमेट्रिकली कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बधाई हो आपको बहुत बहुत, ठीक है। अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज फिनिश्ड नाउ। एंड मेरे को जो लगता है कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, अब ये क्या हो गया आप लोगों के लिए इजी हो गया है। एंड एग्जाम में आप डेफिनेटली इस चैप्टर को फोड़ के आएंगे। एक बार फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें माइंड मैप के थ्रू। माइंड मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बिकॉज ये आपकी हेल्प करेगा फास्ट रिवीजन में। कैसे आप विद इन फ्यू मिनट्स पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, उस चीज में आप लोगों की हेल्प करेगा, ठीक है। तो फटाफट से एक बार माइंड मैप देख लेते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल एंड इमेजिनरी नंबर, आयोटा क्या होता है, आयोटा की पावर, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। आयोटा की पावर 4 का अगर मल्टीपल है तो 1 होता है, 4 का मल्टीपल प्लस 1 है तो आयोटा मिलेगा, 4 का मल्टीपल प्लस 2 है तो -1, 4 का मल्टीपल प्लस 3 है तो माइनस आयोटा मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम देखें तो x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। x, y एक पेयर ऑफ नंबर हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर, ठीक है। एक पॉइंट को भी ये रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को भी ये रिप्रेजेंट करता है। अगर y की वैल्यू 0, y की वैल्यू को 0 होने का मतलब क्या हो गया कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 0 हो गया तो प्योरली, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान रखना।
प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या करना है, रियल पार्ट को जीरो करना है, एक्स को जीरो कर दो, प्योरली रियल के लिए वाई को जीरो कर दो। आर्गन प्लेन में इसको रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, अलजेब्रा में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, इक्वलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट का क्या चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसमें ये की प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट सबका एक साथ में ले रहे हैं तो सबका अलग अलग कॉन्जुगेट लेके उनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, z प्लस जेड बार बराबर ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा, z माइनस जेड बार बराबर ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई के लिए, ठीक है। तो यहां पर इसकी भी एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ z1 z2 z3 एंड सोन zn अगर लिखा हो तो मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 एंड सोन, इसको हम लोग लिख सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह के स्ट्रेट लाइन में जो हम लोग देखते हैं ना, इंक्लिनेशन वही चीज है, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, हम लोग यहां पर बात करेंगे। तीन टाइप का आर्गुमेंट होता है, एक तो जनरल वैल्यू होती है, एक लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है 0 से 2 पाई में, एंड एक एम्पलीट्यूड होता है माइनस पाई से पाई में। एम्पलीट्यूड माइनस पाई से पाई होता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, कई बार बोलने में गलती हो जाती है, लेकिन ये एम्पलीट्यूड है, माइनस पाई से पाई होगा, ध्यान रखना है। एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2 कितना होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2, ये सारी चीज हम लोगों ने यूलर फॉर्म के थ्रू आराम से प्रूफ भी कर ली थी। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म होता है एक्स प्लस आयोटा वाई जो बोलते हैं। वेक्टोरियल फॉर्म क्या होती है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉलर फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई को सिस थीटा, आर सिस थीटा, आर क्या होता है, मॉडुलस होता है, आर क्या होता है, मॉडुलस होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर सिस थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर ई पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। डी मॉर्विस थ्योरम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना इसको एक बार, ये 4 स्टेप्स है डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करने की। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है पोलर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद में 2k पाई ऐड करना, फिर डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करना, k की वैल्यू 0 1 से लेके कहां तक अप्लाई करना है, n-1 तक। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब के यूनिटी के 3 रूट होते हैं, z की पावर अगर 1 बाई z की पावर 3 कोस अगर 1 है तो इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। प्रोडक्ट उनका कितना होता है, 1 होता है, सम उनका कितना होता है, 0 होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिट, जो यूनिटी के n रूट्स होते हैं सारे के सारे जीपी में होते हैं, सबका सम क्या होता है, 0 होता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर कीजिए सारे के सारी, यहां पर सारी की सारी प्रॉपर्टी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लोग प्लॉट करें n रूट्स ऑफ यूनिटी को तो सारे के सारे एक रेगुलर पॉलीगन पे लाई करते हैं जो कि इंस्क्राइब्ड होता है एक यूनिट सर्कल पे, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी, ये 1 हो ही जाता है, ठीक है भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एज इट इज स्ट्रेट लाइन की तरह यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। रोटेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर रहे हैं अल्फा एंगल से, तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे को लिखना है, ये न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू ई पावर आयोटा अल्फा ओल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोगों ने अच्छे से देखा ही है। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।